नमस्कार, यूर स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि रिवर्स गियर लगा हुआ है। 22,000 के आंकड़े को हमने पार किया था, लेकिन आज 21,800 के नीचे जाकर बाजार कारोबार कर रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह, और ये भी कह सकते हैं कि शायद एकमात्र वजह है, वो है खराब सेंटिमेंट एचडीएफसी बैंक के नतीजों के बाद। एचडीएफसी बैंक करीब करीब 6% टूटा है और एचडीएफसी बैंक के दबाव में बाकी बैंकिंग शेयर भी प्रेशर में आ रहे हैं। कोटक बैंक में हम प्रेशर देख रहे हैं और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक के सभी 12 शेयर आज लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और इसके चलते निफ्टी बैंक के करीब 1200 अंक नीचे। आईटी शेयरों में कल की प्रॉफिट चेकिंग के बाद थोड़ी थोड़ी आज फिर से बाइंग का माहौल है। एचसीएल टेक, टीसीएस करीब करीब 1% ऊपर है, लेकिन निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% से ज्यादा की तेजी हो। तो आज थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि मूड खराब है। 21,789 के आसपास निफ्टी कारोबार कर रहा है। 1% से ज्यादा की कमजोरी निफ्टी में है और करीब करीब 2.5% की कमजोरी निफ्टी बैंक में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। 844 शेयर हैं हरे निशान में और उसके मुकाबले करीब 1400 शेयर इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। अगर हम वायदा बाजार के अगर हम शेयरों की लिस्ट को टटोलेंगे तो वहां पर अब देखिए नतीजे जहां पर ठीक ठाक आए हैं वो शेयर ऊपर हैं। आप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देखिए, प्रीमियम आई में ठीक ठाक ग्रोथ आई है नतीजों में, 6% ऊपर ये शेयर है। एल&टी टेक्नोलॉजीज, इसके नतीजे भी ठीक ठाक रहे, बहुत अच्छे नहीं रहे, बट ये शेयर चल रहा है 3% ऊपर यहाँ पर कारोबार है। और पॉलीकैब में पिटाई के बाद स्ट्रेंथ रिकवरी जारी है। इस बात के संकेत मिलने लगे हैं कि शायद नियर टर्म का जो बॉटम है पॉलीकैब में वो बन गया है। तो बाजार का ही माहौल है, लेकिन योर स्टॉक्स में आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल आपको कैसे पूछना है उसका तरीका आपको पता भी होगा और हमारे स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश भी हो रहा है ऊपरी हिस्से पर। 9167329108 ये हमारा नंबर है। इस पर आप फोन कीजिए, एसएमएस कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी आपको सही लगता हो। और सोशल मीडिया के जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स यानी कि ट्विटर के जरिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान, फंडामेंटल एक्सपर्ट नजरिया देने के लिए हमारे साथ हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी और रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो सतीश पर। रत्नेश, क्या लग रहा है आपको बाजार के मूड को लेकर? आज तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से स्पॉइल स्पोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की चर्चाएं हो रही थी कि अब जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है थोड़ा सा ना वो डिफिकल्ट हो गया है, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है बाजार को प्रेडिक्ट करना और उसके बारे में कोई व्यू बना पाना। आपकी सलाह क्या होगी? आज की जो डिप है, क्या इसको बाई करना है या फिर अभी दूर रहना है? गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को सुप्रभात। नहीं, बाजार में डीप मेरे हिसाब से ऐसा कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं। करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन मुझे नजर आता है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेच हो चुका था इंडाइसिस वाइज। पर आप अभी भी देखेंगे मिड कैप में इंडाइसिस में देखिए, कुछ चुनिंदा स्टॉक देखे, डिफेंस के, रेलवे के, पीएसयूज के स्टॉक देखेंगे तो अभी भी उनमें को बहुत ज्यादा गिरावट नहीं। इवन आज तो वापिस से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है कई स्टॉक। तो मुझे ऐसा लगता है इंडाइसिस में थोड़ा सा स्टेज था, तो जरूर एक थोड़ा सा हल्का हो रहा है। बजट के पहले एक थोड़ी सी उम्मीद जरूर थी, ये रिजल्ट सेशन भी है हमारा, बजट सेशन भी चालू होने वाला है, तो उसके पहले थोड़ा सा हल्का हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात है। 21,800 के नीचे हम थोड़ा सा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आज क्लोजिंग 21,800 के नीचे देते हैं तो थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, जो कि हमको 21,600 21,500 तक ला सकती है। पर मुझे नहीं लगता उसके नीचे इतनी जल्दी बाजार जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पे वापिस सपोर्ट और खरीदारी हमको देखने को मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खरीदी करने से रह गए थे यहाँ पे, इस डिप का उनको इस्तेमाल करना चाहिए और यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। ओके, तो डिप का इस्तेमाल करिए, खरीदारी करने की सलाह। ओवरऑल जो व्यू है वो पॉजिटिव है बाजार पे, लेकिन इस करेक्शन में आप एंट्री लेने का फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ इंदौर से प्रदीप सतेजा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास फिनिक्स मिल्स के 74 शेयर हैं 1168 रुपए के, तो इसमें क्या करना है आगे? ओके, कब लिया था आपने सर ये स्टॉक? ये अराउंड 2 साल हो गया मैडम, 2 साल हो गए। तो और समय आप दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, 2 साल 3 साल और दे सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, और ऑलरेडी आपने 2 साल का समय दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर एंट्री ली और उसका फ़ायदा भी क्लियरली मिल रहा है। लगभग 1 लाख के पास मुनाफा आपका
पहुंच गया होगा। जिस तरीके की तेज़ी हमने रियल एस्टेट स्टॉक्स में देखी थी, आज थोड़ी कमज़ोरी ज़रूर है। और जिस तरह से बाजार में करेक्शन है, ये स्टॉक भी नीचे है, लेकिन पिछले एक महीने में अगर स्टॉक देखेंगे तो लगभग यहाँ पर 40% से ज़्यादा की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो शानदार मुनाफा। गौरांग जी, आप सलाह दीजिए स्टॉक पर। फिनिक्स मिल्स 2 साल का समय दे चुके हैं और आगे भी 2-3 साल का समय और दे सकते हैं। और रियल एस्टेट स्टॉक्स तो हम देख ही रहे हैं, इस बार फ्लेवर में है। शानदार तेजी इन तमाम स्टॉक्स में देखने को मिली है। क्या करें फिनिक्स मिल्स में? धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो बुनियादी तर्क के आधार पर बनने की राय होगी फिनिक्स मिल पर। और सबसे बेहतरीन बात जो निवेश का स्तर है पूजा, वो है और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है वहां पर मेरे ख्याल से करीबन 2 गुना से कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा इनको मुनाफा मिल रहा है। करीबन 2400 के आसपास मौजूदा स्तर, 1100 के ऊपर की इनकी खरीद या निवेश। जैसे ये बता रहे हैं, इनके पास समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, और अगर यही बात है तो मेरे ख्याल से बने रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारा अनुमान ये कहता है कि रियल एस्टेट क्षेत्र में जिस प्रकार से टिप्पणियां कुछ मैनेजमेंट ने करी है, उसको ध्यान में रखते हुए बिक्री को लेकर के मेरे ख्याल से कोई दुविधा नहीं हो सकती है। खाली केवल इतना मात्रा है कि प्रोजेक्ट्स किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं नए, और किस किस शहरों में ये मौजूद हैं, इस पर थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। लेकिन अगर ब्याज दरें कम होने की संभावना जैसे हमें लग रही है हमारे देश में, तो ये भी थोड़ा बहुत सहारा रियल एस्टेट को दे सकता है, क्योंकि लोन डिमांड बढ़ेगी, लोग प्रयास करेंगे घर खरीदने की वगैरह वगैरह। तो लंबी अवधि का नजरिया है तो निश्चित होकर के बने रहे। ठीक है, लंबी अवधि का नजरिया है, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान चलेंगे, वहां से शांतिलाल जी हमारे साथ हैं। शांतिलाल जी, कौन सा शेयर है आपके साथ पास सर, बताइए क्या जानना है आपको? शांतिलाल जी, आपको आवाज आ रही है? कोई तकनीकी व्यवधान है और हमारी आवाज़ शायद पहुंच नहीं पा रही है। शेयर उनका हमारे पास ज़रूर आ गया है, जो जिस पर उनको जो उनका सवाल है उसका जवाब देंगे अब। इन्फोसिस के 445 शेयर हैं 900 रुपये के भाव पर। रत्नेश जी, इन्फोसिस बढ़िया तेज़ी हमने देखी है, नतीजों के बाद एक दिन का डिप आया, आज फिर से रिकवरी वाले फेज़ में, कल की कहानी को भुलाकर। आप ये बताइए कि कहाँ तक के लक्ष्य आपको दिख रहे हैं इन्फोसिस में? नहीं, इनके खरीदी भाव काफी अच्छी है और अच्छी क्वांटिटी भी इनके पास में। मुझे इनके खरीदी भाव से ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। तो इन्फोसिस और अभी आईटी सेक्टर में तो अभी तेजी चालू हुई है, तो मुझे नहीं लगता इनको किसी तरह की इसमें घबराने की जरूरत है। ये बिल्कुल अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहे, 1500 रुपए के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करें। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस में एक बार कभी भी 1660 के ऊपर निकलेगा तो ये इसकी क्लोजिंग 1660 के ऊपर आएगी तो 1800 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल इसमें बने रहे अभी 1500 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 1500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह इन्फोसिस में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और पटना से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, आशुतोष जी। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, आशुतोष पटना से बोल रहे हैं सर। क्रैम्पटन का शेयर है सर 80 शेयर। क्रैम्पटन का 80 शेयर है। आवाज आ रही है मैम? जी जी, फायदा हो रहा है आपको और समय दे सकते हैं स्टॉक में? 289.50 का है मैम। इसको होल्ड करें मैम कि सेल करें? ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं इस पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, रत्नी जी आप ही सलाह दीजिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर लग रहे हैं, ये 289 पर लिया था और अभी का भाव देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स 317 के पास कारोबार कर रहा है। तो बने रहना चाहिए स्टॉक में इनको और तेजी के लिए, या फिर निकल जाए? क्रॉम्पटन की देखें थोड़ा सा अंडर परफॉर्म है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन में है। इनको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिहाज से लिया इन्होंने तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें मुनाफा बांध लेना चाहिए, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा था बाजार में। थोड़ा सा अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये वापिस से इसमें मुझे ऐसा लगता है कि 300 रुपए के आसपास में आ सकता है। तो अपना थोड़ा मुनाफा बांध लें यहाँ पे और यहाँ इसमें से निकल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र से अकोला से सवाल आया है सचिन का, और इनके पास है शेयर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 1100 शेयर हैं 23 रुपए के भाव पर।
काफ़ी अच्छी बाइंग प्राइस है इनकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। अब तो ये 59 रुपये के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। बढ़िया है। अपडेट्स अच्छे आए थे इनके लोन बुक को लेकर या फिर डिपॉजिट्स को लेकर, बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ थी। गौरांग सर, क्या करना चाहिए? इनके भाव से तो ये शेयर डबल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या निवेशित रहने में भी समझदारी है? तो अभिषेक जी, हम निवेश करते हैं शेयर बाजार में ताकि हमारे निवेश के ऊपर हमें मुनाफा मिले, और जैसे अनुशासन के साथ निवेश करना जरूरी होता है, उसी तरीके से अनुशासन के साथ साथ मुनाफा वसूलना भी एक कला होती है जो आपको निरंतर करनी चाहिए। लालच आ जाती है तो फिर मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान में बदल जाते हैं। अब शानदार निवेश इनका 2 गुना यहाँ पर भी हो चुका है कमूमन इनका निवेश। फिलहाल हमारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर बने रहने की राय होगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे अभिषेक कि ये जितने भी स्मॉल या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या फिर एनबीएफसीज हैं, उनके नतीजों में सुधार की तीव्रता इसलिए हमें दिखेगी क्योंकि पहले तो इनके जो ऋण होते हैं, लोन होते हैं, वो छोटे छोटे टिकट साइज के होते हैं। तो उससे क्या होता है कि रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट की जो रन रेट गति है वो 90-95% के ऊपर होती है। तो ग्रॉस नेट एनपीए ज्यादा उछलने की संभावना बहुत कम है। लेकिन बेहतरीन स्तर पर निवेश चाहे तो थोड़ा बहुत मुनाफा समेट सकते हैं। अगर रुपए की जरूरत नहीं है तो निश्चित होकर के बने रहें। ठीक है, बिल्कुल। तो बने रहने की सलाह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। अहमदाबाद से सवाल आया है हमें नीलेश मोदी जी का। इनके पास नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर्स है। ये हाल फिलहाल में कंपनी की लिस्टिंग हुई है और 500 रुपये ये इशू प्राइस है जिस पर कि इनको ये स्टॉक अलॉट हुआ है। 30 शेयर है इनके पास। बात तो नहीं हो पाई है कि और कितना समय दे सकते हैं, लेकिन इनकी होल्डिंग जो थी और जो प्राइस पर इनको अलॉट हुआ वहाँ से देखिए शानदार मुनाफा हुआ है। 1400 के पास स्टॉक पहुंच चुका है। लिस्टिंग गेम भी अच्छे हुए थे स्टॉक में और अब देखिए अच्छे मुनाफे पे भी हैं। गौरांग, आप ही सलाह दीजिए, नेटवेब टेक इंडिया अभी क्या करें? 500 पे का जो इशू प्राइस था तब का अलॉटमेंट है ये? तो ये मेरे ख्याल से पिछले साल आईपीओ आया था और 500 का स्तर था फ्लोर। आईपीओ नोट द्वारा पूजा जी हमने निवेशकों को लंबी अवधि के लिए बने रहने की राय दी थी, और ये आईपीओ आया था मेरे ख्याल से पिछले साल जुलाई के महीने के आसपास, अगर मेरी याददाश्त सही है तो आईपीओ नोट में जैसे हमने बताया कि निवेश करने की राय थी लंबी अवधि के लिए, और 500 से लेकर के 1400 रुपए के मौजूदा स्तर, कंपनी अच्छी है, कामकाज अच्छा है, और जिस मूल्यांकन पर शेयर दिए गए थे निवेशकों को वो भी काफी आकर्षक था। तो अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। चलिए, अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहने की सलाह नेटवेब टेक इंडिया में। आगे बढ़ते हैं। जालंधर से सुकांत त्रिवेदी साहब फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हालचाल? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ। धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा एक क्वेश्चन था त्रिवेणी शुगर्स को लेकर। ओके। मेरे पास 1000 शेयर हैं, करीबन 340 रुपए के हिसाब से। 340 को लेकर, ओके। और कर्नाटका बैंक है जिसको मैंने 2-1 साल पहले 60 रुपए में खरीदा हुआ है। सर, दोनों में ही आपका नजरिया कितना लंबा होगा? देखिए, कर्नाटका बैंक में तो ऑलरेडी 2 साल निकाल चुका हूँ। बिल्कुल, मुनाफे में बैठे हैं आपको फिलहाल। मुनाफा, पैसों की जरूरत तो है नहीं कि है? नहीं, अभी ऐसे नहीं है। मैं देख रहा था इसका पी अभी भी काफी कम है बाकी बैंक के हिसाब से जी। तो इसको रखा जा सकता है अभी और कि नहीं। और त्रिवेणी शुगर्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। ऑलराइट, तो चलिए कर्नाटका बैंक पर मैं गौरांग की राय ले लेती हूँ। गौरांग, 2 साल से शायद ऑलरेडी ये बने हुए हैं, फिलहाल पैसों की भी ज़रूरत नहीं है, मुनाफे पर भी बैठे हुए हैं, और आप बताएं बाकी विश्लेषण करके कि कितना और लंबा रुकना चाहिए। धन्यवाद कविता आपका, और काफी लंबे समय बाद आपसे बात हो रही है। आपको भी सुप्रभात हमारे तरफ से। तो पहले दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर, त्रिवेणी और कर्नाटका बैंक, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कर्नाटका बैंक पर एक बात बिल्कुल कहना चाहूंगा कि पिछले 2 या 3 सालों में मेरे ख्याल से जब से इन्होंने निवेश किया है उसके पश्चात नतीजों में बहुत बेहतर सुधार हुआ है, और बैलेंस शीट जो पहले थोड़ी बहुत कमजोर थी कविता, वो अब मजबूत हो गई है। ग्रॉस नेट एनपीए में भी आपने नीचे तरफ के आंकड़े देखे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आई है, मार्जिन में सुधार हुआ है, नेटवर्किंग, ब्रांच नेटवर्किंग यानी कि जो शाखा है इनकी, वो भी निरंतर पिछले 1-2 साल में बढ़ी है। अब मगर इनको एक चीज कहूंगा, इनको ही नहीं सभी दर्शकों को, ईटी नाउ स्वदेश के और निवेशकों के,
जब भी आपको ऐसा मुनाफा मिलता है तो आप ये प्रयास कीजिए कि आपने जो पूंजी निवेश की थी और उसके ऊपर 15-20% मुनाफा जोड़ करके अगर आप वो पैसे या मुनाफा घर लेके आते हैं तो बाकी बचे हुए जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में होंगे वो निशुल्क हो जाएंगे, यानी कि शून्य मूल्यांक के, और आपको फिर चिंता नहीं होगी। लेकिन कवरेज नहीं है कविता जी, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कहूंगा। लेकिन बैंकिंग यानी कि वित्तीय क्षेत्र एज अ ब्रोकरेज हाउस जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज को काफी पसंद आता है। ठीक है, कर्नाटका बैंक पर ठीक ठाक व्यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये जान लेते हैं कि ऑप्शंस के जरिए आपके लिए कमाई के मौके बाजार में आज कहां बन रहे हैं। बाजार कमजोर है लेकिन ऑप्शंस के जरिए कमाई आपकी हम जरूर कराएंगे, ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ गई हैं। ध्वनि, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या ट्रेड अभी इनिशिएट करना बाजार में? Welcome back to CFO Show and we have shift focus तरफ से आज का जो ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो कोटक बैंक में रहेगा। कोटक में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एक जो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है वो कंटिन्यू हो रही है। तो 1800 का पुट ऑप्शन खरीद के चलिए, 27 से 28 रुपए में खरीदना है। 40 का टारगेट रहेगा और 22 रुपए का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 1:2 का इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड बैठता है, तो 2400 का यहाँ पे नुकसान और सामने 4800 तक का प्रॉफिट हो सकता है। कोटक बैंक, आज हम देख रहे हैं कि बैंकिंग शेयरों में प्रेशर है, एचडीएफसी बैंक के दबाव में 1800 वाली पुट खरीदनी है। बिल्कुल वहीं पर ट्रेड भी कर रहा है, कैश में करीब 2.5% के आसपास की कमजोरी है। तो एट द मनी कॉल है ये 27-28 रुपए के भाव पर आपको ये पुट मिलेगा। पुट यानी कि मंदी को लेकर बुलिश होना, यानी कि शेयर के नीचे जाने की संभावना यहाँ से ज़्यादा है। लक्ष्य 40 रुपये का और स्टॉप लॉस 22 रुपये का। अधिकतम मुनाफा 4800 रुपये और अधिकतम जो नुकसान है वो उसका आधा 2400 रुपये। ये बढ़िया ट्रेड आपके लिए कोटक बैंक के ऑप्शंस में। गिरावट थोड़ी सी और बढ़ गई है और अब गिरावट है निफ्टी में करीब 300 अंकों के आसपास की, 21,700 के आसपास से निफ्टी बैंक की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले, करीब 20 मिनट पहले जो 1200 अंकों की गिरावट थी वो हो गई है 1450 अंकों की। तो पिटाई तेज हो रही है। और अब आप देखिए एचडीएफसी बैंक है 6.5% नीचे, कोटक बैंक 2.5% नीचे, एक्सिस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे के सारे जो वेटेज के लिहाज से बड़े शेयर हैं वहाँ पर भी 1.5% के आसपास की गिरावट है। इसके चलते बाजार का मूड है खराब। एचडीएफसी बैंक इस वक्त है दिन के निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। और आज बैंकिंग के साथ साथ जो खेमा बाजार का मूड खराब कर रहा है उसमें मेटल भी है। कभी कभार हम देखते हैं कि बाइंग आती है कुछ अच्छे न्यूज़ के दम पर, लेकिन वो फिजल आउट हो जाती है, वो टिक नहीं पाती है। और ये जो दिक्कत है मेटल स्टॉक्स की, ये लंबे समय से रही है। टाटा स्टील, हिंडाल्को आज आपको निफ्टी के टॉप लूजर्स में दिखेंगे। टॉप 5 में इन दोनों का भी नाम है। लेकिन एचडीएफसी बैंक की गिरावट को जरा थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो कितने गंभीर हैं, इसको जरा एनालाइज करते हैं। एनआई है वो 82 आए, अनुमान से कम रही है। तिमाही आधार पर करीब 4% के आसपास की बढ़त आई है, अनुमान से कम रही है। लेकिन लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को लेकर बाजार को एक और चिंता है, 110 पर है। लेकिन बैंक ने जो रेंज अपनी तय की थी वो 110 से 120% की तय की थी, यानी कि लोअर एंड पर है, 110% पर ये एक टेंशन की बात जरूर है। प्रोविजनिंग की बात करें तो 2900 करोड़ से बढ़कर 4216 करोड़ रुपए, और उसमें एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वाला जो मामला था करीब 1200 करोड़ के आसपास का पूरा 100%, उसका भी प्रोविजनिंग है। तो एक और चिंता, डिपॉजिट ग्रोथ धीमी हो रही है, कहीं ना कहीं ये एक तनाव का मुद्दा हो सकता है। तिमाही आधार पर सिर्फ 2% के आसपास की बढ़त है। और FY24 में जो नए ब्रांचेज जो खोलने का लक्ष्य रखा था बैंक ने, 1400 की 1500 की संख्या थी, उसको घटाकर 800 से 1000 कर दिया है। तो इसको लेकर बाजार कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है, क्योंकि बाजार ने उसको काफी रेस्पेक्ट किया था उस आंकड़े को, और उसके बाद हमने देखा था कि स्टॉक में थोड़ी थोड़ी तेजी हुई थी। अब गौरांग सर, 6.5% ये शेयर टूट गया है। पहले तो आप ये बताइए कि आपको नतीजों में जो निराशा है, ये आंकड़े आपको कितने गंभीर लग रहे हैं और कब तक इनकी भरपाई संभव है? और दूसरी चीज, 6.5% ये टूटा हुआ है, कहां तक चला जाए तो आपको फ्रेश खरीदारी के लिए कंफर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा? तो अभिषेक जी, एचडीएफसी बैंक पर टिप्पणी करने से पहले मेरे ख्याल से हमारे लिए ये अनिवार्य होगा कि हम डिस्क्लोजर दे दें। एचडीएफसी बैंक पर काफी लंबे समय से हमने हमारी जो खरीदारी की राय है या निवेश की राय है वो बरकरार रखी है। आज की तारीख में भी है। कल के जो आंकड़ा आए तीसरी तिमाही के, उसको लेकर के
निराशा बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या ये निराशा इतनी बड़ी है कि आप अपने लंबी अवधि का जो आपने निवेश किया एचडीएफसी बैंक में, कल जो आंकड़े हमने देखे उसको आधार बना करके आज जो 6% के नीचे की स्तर देख रहे हैं उसमें आप बिकवाली कर दें तो इसकी राय तो हम कभी नहीं देंगे। हम तो बने रहने की राय देंगे, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और निवेश करने की क्षमता है, समय सीमा की कोई पाबंदी नहीं है, और अगर आप साल 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो और भी निवेश कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जिनको नया निवेश करना है हम उसकी भी राय देंगे। और हमारा अनुमान ये कहता है कि अगर आप इतिहास देख ले एचडीएफसी बैंक के नतीजों का, तो ऐसा समय बहुत कम आया है जैसा हमने कल देखा है। जो आंकड़े हमने निराशा की बात कर रहे हैं वो इतने भी बड़े निराशाजनक नहीं है कि इसमें सुधार नहीं हो सकता है। और मैनेजमेंट की टिप्पणी अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हाँ, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़े बहुत कारोबार है। मिसाल के तौर पर अनसिक्योर्ड लोन्स, जिस तरीके से आरबीआई ने लगाम कसी थी और जिस प्रकार से मार्जिन्स को लेकर के इजाफे किए थे, वो जरूरी था अभिषेक, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियाजा दिख रहा था। जिस प्रकार से क्रेडिट रिस्क प्रोफाइलिंग बराबर से नहीं की जा रही थी, अनसिक्योर्ड लोन्स दिए जा रहे थे बिना सही जांच पड़ताल के। और मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी अभिषेक कि ये अनसिक्योर्ड लोन्स ज्यादातर 70-80% उन लोगों को दिए जा रहे थे जहां पर उन लोगों ने पहले से 2 लोन आउटस्टैंडिंग है। तो वित्तीय क्षेत्र में अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। अगर वित्तीय क्षेत्र में कमजोरी आता है और कुछ घटना हो जाती है तो उसको नियंत्रण में लाने के लिए बहुत समय लगता है। तो हमें नहीं लग रहा है कि ये आंकड़े इतने बड़े निराशाजनक है। हो सकता है कुछ 1-2 महीने या 1 तिमाही तक इसका असर रह सकता है, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें लग रहा है कि सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश है। तो हम बिकवाली की तो राय नहीं देंगे, खरीदारी की राय देंगे। और अभी भी हमने हमारे जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं एचडीएफसी बैंक पर, वो 2,000 रुपए के। दर्शकों के सवालों के जवाब। और इस बीच अगर आप भी हमें लाइव देख रहे हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो अपने सवाल झटपट कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स मौजूद हैं लाइव आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे दर्शक कच्छ से विजय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पर सवाल पूछना चाहते हैं? जी, मेरे पास IEX के हैं 200 शेयर, ओके, 164 के एवरेज में, और सेल के बारे में पूछना था। जी, सेल 450 शेयर हैं 114.34 के एवरेज में, होल्ड करूं या एग्जिट कर दूं? क्या नजरिया है आपका दोनों ही स्टॉक्स में? एक्चुअली तो मैंने एक 1.5 साल से तो होल्ड कर ही रहा हूं, तो अभी 6 मंथ्स तक है होल्ड करना। और ठीक है, 6 महीने तक का नजरिया है। रत्नेश, क्या कहेंगे आप? सेल 114 की इनकी बाइंग है, IEX 164 की। ओवरऑल मेटल देखें तो काफी टाइम से अंडर परफॉर्मेंस था। अब इनमें परफॉर्मेंस हमको देखने को मिला। पर्टिकुलर सेल देखें तो डेली चार्ट पे काफी अच्छा राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन बना था। यहाँ पे 106 रुपए के आसपास में उसने ब्रेकआउट दिया है, तो इसका जो ओवरऑल टारगेट आना चाहिए यहाँ से 106 रुपए के ब्रेकआउट के बाद में कम से कम मेरे हिसाब से 135 से 140 रुपए का टारगेट इसका आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी ये थोड़ा सा बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करें अपने। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी 105 रुपए की। ऊपर में टारगेट जो मैंने सुझाया इनको 135 से 140, वहां पे जरूर थोड़ा सा अपना मुनाफा बांध ले। और IEX यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है यहाँ पे। तो IEX में मेरी सलाह रहेगी कि इनको 140 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाए। कहीं पे भी 160 165 रुपए के आसपास में आए तो वहां पे निकल जाए। ओके, तो ये है सलाह आपके दोनों ही स्टॉक्स पर। ग्वालियर से अगला सवाल हमें पूछा है हर्षिता ने, वो हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हर्षिता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। तो ये IRFC का मतलब हम लोग जो जिस रेट में हमने खरीदा है 94 में, इसका क्या टारगेट प्राइस में, इसको होल्ड करके रखें या बाय कर दें? 94 के प्राइस में लिया है शॉर्ट टर्म के लिए। जी जी, हाँ, 1380 शेयर है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिया था आपने, या फिर आप अभी रुक सकती हैं? लिया तो लॉन्ग, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब क्या, क्योंकि उसमें बहुत अप डाउन भी जा रहा है, वो अप भी जा रहा है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि इसको। ठीक है, हाँ
चलिए, लेकिन आपको फायदा हो रहा है, ये तो हमने देखा। अच्छे लेवल पर आपने लिया था। IRFC तो पिछले 5 दिनों में काफ़ी अच्छा चला, 40% ये स्टॉक चल चुका है, कुछ ब्लॉक डील भी हुई हैं, तो फायदा तो आपको हो रहा है। बट हाँ, रेलवे स्टॉक्स वॉलेटाइल भी रहे हैं इस बीच। अगर शॉर्ट टर्म नज़रिया तो रत्नेश जी फिर आपसे सलाह लेंगे। अच्छा मुनाफा ऑलरेडी हो रहा है और अभी मौजूदा लेवल देखेंगे तो 147 पर है ये स्टॉक। आगे और तेजी के लिए रुके रहें स्टॉक में, और स्टॉप लॉस भी इनको दे दीजिए। IRFC देखेंगे तो इसने अच्छा आउट परफॉर्म करा है। एक लंबे कंसोलिडेशन इसने दिखाया था अपना, जो कि इसका ब्रेकआउट दिया इसने 14 दिसंबर को। उसके बाद में एक अच्छी तेजी, आज भी देखेंगे तो इसे अंडर प्रेशर वाले मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ पार्शियल इनको मुनाफा बांध लेना चाहिए यहाँ पे। बाकी बने रहिए। इनको जो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी मेरी, वो 125 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। इसके जो टारगेट आते हुए दिखते हैं वो 180 से 200 के दिखते हैं, तो पार्शियली मुनाफा बांध के 125 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहे। ठीक है, 125 रुपए का स्टॉप लॉस IRFC के शेयर के लिए। आज भी 4.5% की बढ़िया तेजी। रेलवे शेयर लगातार रफ्तार दिखा रहे हैं। गुजरात चलेंगे, महेश वहां से जुड़ गए हैं। महेश जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना है आपको। सर गुड मॉर्निंग। जी पूछिए सर। आवाज आ रही है मेरी सर? सर VI के मैंने बिल्कुल आ रही है, पूछिए अपना सवाल। 30 शेयर और 16 रुपये 90 पैसे यानी कि 17 पैसे में खरीदी है, बाई कर लिया है जब वो बढ़ोतरी आई थी ना। अभी ऐसा लग रहा है कि फंस गए हैं सर। नहीं, राय ले लेते हैं। वोडाफोन आपके भाव से बहुत नीचे तो है नहीं, तो फंसने वाला उतना सवाल नहीं। हाँ, प्रतिशत में देखेंगे तो आपको ज़्यादा नीचे दिखेगा, लेकिन ये सब क्या है कि मोमेंटम में लगातार ये शेयर चल भी रहा था। गौरांग सर, वोडाफोन आइडिया बिजनेस लगातार कंपनी ने गंवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें ऊपर ज़रूर गई हैं कि इसमें प्रमोटर पैसे डाल देंगे, कोई और निवेशक आ जाएगा, फंडिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन 1840 वाला वोडाफोन 1540 हो गया, ये भी हकीकत है। क्या करना चाहिए महेश जी को? निवेशित रहें, समय दें? आपका कन्विक्शन कितना, पहले ये बताइए। देखिए, ये जो बातें आती है ना वोडाफोन आइडिया को लेकर के, ये बाजार में लोग पता नहीं किस आधार पर बातें करते हैं, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट के तरफ से स्पष्टीकरण नहीं आ जाता है, चाहे कोई पूंजी और निवेश करने की हो इस कंपनी में, या फिर कोई दूसरा बड़ा निवेशक बाहर से पैसे लेकर के डाले इस कंपनी में, या फिर कोई बड़ी कंपनी इसको टेक ओवर करे, ये सब अफवाहें होती हैं बाजार में। जब तक मैनेजमेंट के तरफ से ये स्पष्टीकरण नहीं आता है, तब तक इन सब बातों पे विश्वास करके आपको कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो आपको शायद थोड़ी बहुत निराशा दे। पहली बात। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया पर निरंतर हमने बिकवाली की राय बनाए रखी है, और इस क्षेत्र में हमें लग रहा है जो कि सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर है, वहां पर 2 बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं इसके मुकाबले। एक है भारती एयरटेल, दूसरी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो सेल्यूलर सर्विस रिलायंस बैलेंस शीट के तहत आता है। आपने भी सही फरमाया अभिषेक, निरंतर हर महीने ये उपभोक्ताओं का जो इनके पास संख्या है वो कम होती जा रही है, तो आखिरकार इनके पास बचेगा क्या जिनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। बिकवाली की राय है, मेरे ख्याल से अगर इस क्षेत्र में निवेश करना है तो भारती एयरटेल या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि जियो का कारोबार इनके पास है। और एक चीज कहना चाहूंगा, अफवाहों को सुन करके मेहरबानी करके किसी भी शेयर में निवेश न करें। बिल्कुल सतर्क रहें, सजग रहें और सही तरह के एक्सपर्ट्स को फॉलो करें। आपको निकलने की सलाह दी जा रही है अपने निवेश में से, और उसकी जगह भारती एयरटेल अगर आप चाहें तो इसमें, इसी क्षेत्र में अगर कोई कंपनी चाहते हैं तो इसमें निवेश करने की सलाह गौरांग की तरफ से। दिल्ली से जतिन मेहता मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जतिन साहब नमस्कार। नमस्कार मैडम। पूछिए सर। मैडम, मेरे पास इंडोस्टार कैपिटल के 26 शेयर है 572 के रेट पे। ठीक है। और भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के 300 शेयर है 250 पे के रेट से। तो इनको मैं होल्ड करूं या क्या करूं, एवरेज करूं? ऑलराइट गौरांग, दोनों में ही इनको लॉस हो रहा है। 572 का इनका मेरे ख्याल से इंडोस्टार कैपिटल में इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता जी, इंडोस्टार पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन ये BHEL की जो खरीद का भाव बताया ना 250 रुपया, ये मेरे ख्याल से बहुत पुराना निवेश होगा, क्योंकि काफी समय बाद हमने देखा BHEL ने ये मुकाम पे आकर के खड़ा है। तो पहले तो मेहता साहब को मैं ये कहूंगा कि बने रहें, हमारी खरीदारी की राय है।
दूसरी बात ये कहूंगा कि 200 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है, क्योंकि आज खराब बाजार में भी आप देखिए करीबन 4% के ऊपर की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, और ये इसलिए सुधार हो रहा है कविता जी, क्योंकि नतीजों में सुधार हुआ है। ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की जो रन रेट है वो काफी तीव्र गति से आगे बढ़ी है। डिफेंस और कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र से जो ऑर्डर मिले हैं इनको, वो भी काफी सकारात्मक है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि 250 का जो इनका निवेश का स्तर है वो बहुत पुराना होगा, क्योंकि मैंने बीएचईएल को 250 के आसपास पिछले कुछ सालों में देखा नहीं है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो नीचे 200 के आसपास या उसके आता है नीचे तो और जोड़ने की क्षमता रखें और निवेशित रहें। बीएचईएल में आपको गौरांग की तरफ से ये सलाह, और इंडोस्टार कैपिटल पे मेरे ख्याल से रत्नेश, क्या आप इनको सलाह दे पाएंगे? जी बिल्कुल, थोड़ा खरीदी भाव जान पाऊंगा, थोड़ा खरीदी भाव 72 जी, 572 इंडोस्टार जी, बहुत ऊंचे भाव की मेरे खरीदी। ख्याल से बहुत काफी ऊंचे भाव की खरीदी है ये, 572 2021 के भाव कैसे भी ज्यादा की। तो अभी एक्चुअली अंडर परफॉर्मेंस है, अभी ये अपने 200 मूवी एवरेज के आसपास में सपोर्ट कर रहा है। अब ये थोड़ा सा वेट करे तो एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा इनको। यहाँ पे 175 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा ले फाइनल। थोड़ा बहुत भी यहाँ से बाउंस मारता है ये 250 रुपए तक के लिए, तो वहां पे ही निकल ले ये। बाकी 175 रुपए के स्टॉप लॉस अभी थोड़ा बने रहे। पहले बताते हैं कि अहम खबर, अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी ने जीरो कार्बन का लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर देने की बात कही है। 54वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए अपने ब्लॉग में गौतम अदानी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल्स का अच्छा विकल्प बन सकता है, लेकिन इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत घटाने की जरूरत है। गौतम अदानी अपने ब्लॉग में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन की लागत मौजूदा $3 से $5 से घटाकर $1 प्रति किलो पर लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन से न सिर्फ भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत पूरी होगी, बल्कि पर्यावरण में भी सुधार होगा और फूड सिक्योरिटी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। तो ये था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ब्लॉग में गौतम अदानी के कुछ बयान, और इस पूरे इवेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल शामिल करेंगे। हमें अयोध्या से सवाल आया है वीरेंद्र सिंह जी का। इनका क्वेश्चन है नेस्ले पर 50 शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है, 2634 पर इनकी खरीदारी है। बात तो नहीं हो पाई कि कब लिया था और कितना समय स्टॉक को दे सकते हैं, क्योंकि नेस्ले जैसा स्टॉक है इनके पास। बट गौरांग, आपसे सवाल होगा, नेस्ले में क्या करें? 2634 की खरीद है, हाल फिलहाल की बाइंग लग रही है इनकी, लेकिन नुकसान में है ये। बने रहें अगर नजरिया लंबा हो तो पूरा देखिए, ये ऐसी कंपनी है जो मेरे ख्याल से काफी दशकों से भारत देश में स्थापित है। बहुत ही मजबूत पावर ब्रांड्स इनके पास है। एक तो मेरे ख्याल से इनका प्रोडक्ट हमने सभी ने कभी ना कभी उपयोग किया होगा, बनाया होगा और उसके स्वाद का भी मजा लिया होगा, वो है मैगी नूडल्स। इसी प्रोडक्ट को लेकर के कुछ खामी आई थी और वाद विवाद में थे, और स्टॉक मेरे ख्याल से अभी अभी कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट हुई है, मेरे ख्याल से बोनस या स्प्लिट मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहें। अगर निवेश नहीं किया है तो इस कमजोरी का फायदा या मौका देख करके आप निवेश कर सकते हैं। और एक चीज है पूजा, भारत खपत से चलने वाला देश था, है और हमेशा रहेगा। और इस जनसंख्या जो हमारी है उसकी 35% आबादी युवा है, जिसकी उम्र 30 और 28 के औसतम है या उसके नीचे है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि खपत को लेकर के हमारे देश में किसी भी तरह की कमी देखी जाएगी या इन कंपनियों को पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर। नेस्ले इंडिया को लेकर ये व्यू, लेकिन एक मजाक के तौर पर ही सही गौरांग सर, नेस्ले इंडिया अगर लड्डू बनाता है तो आजकल हम तेजी देखते हैं जिस तरह से देश में माहौल है राम मंदिर को लेकर, और ये दर्शक भी तुम्हारे साथ अयोध्या से ही जुड़े थे। आगे बढ़ेंगे, गुजरात से अलकेश जी का सवाल लेंगे, और एसजेएस एंटरप्राइजेस के शेयर इनके पास हैं 25 की संख्या में 350 रुपए के भाव पर, और इस वक्त जो भाव चला है एसजेएस एंटरप्राइजेस का वो है 583 रुपये। तो शेयर थोड़ा वोलेटाइल रहा है, लंबी अवधि में थोड़ा निराश किया है, लेकिन एंट्री बड़ी सही है भाव की है।
गौरांग सर, आप ट्रैक करते हैं क्या इस शेयर को और कोई राय दे पाएंगे? इस पर तो राय नहीं दूंगा, लेकिन एक राय जो नेस्ले पर आपने बात करी ना अभिषेक जी, लड्डू बनाते होंगे तो वो भी आपको वास्तविकता होता दिखेगा। सिर्फ थोड़ा समय दीजिए आप, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वहां से भी दूर रहेंगे ये, इस कंपनी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे क्योंकि कवरेज नहीं। ठीक है, चलिए हम रत्नेश जी का व्यू ले लेते हैं। रत्नेश जी, एसजेएस एंटरप्राइजेज चार्ट कैसे लग रहे हैं आपको इसके? अभिषेक जी, इनकी खरीदी काफी अच्छे भाव की, तो मेरे सलाह रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियली मुनाफा बांध ले। थोड़ा सा करेक्शन इसमें 750 के हाई से उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन इसमें स्टार्ट हुआ, अपने की एवरेज के थोड़ा सा नीचे आ गया। हालांकि एक सपोर्ट भी इसने ले रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा पार्शियली मुनाफा बांध ले, बाकी अपनी पोजीशन को 550 रुपए के स्टॉप लॉस से ट्रेल करे। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस से रिबाउंड करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि 650 रुपए तक भी आ सकता है, इसलिए पार्शियली मुनाफा बांध के 550 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को ट्रेल करनी सलाह है। गुरुग्राम से राहुल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। राहुल, नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए, डीसीबी बैंक पर आपने सवाल पूछा है, क्या है आपका बाइंग लेवल? मैम 157 पे है 2000 शेयर। 157 पर 2000 शेयर हैं आप। और एक और शेयर है ज्योति सीएनसी, जो कि है 440 पे। और राइट, डीसीबी में मुझे बताइए आपको कितना रुकना है? और हम रुक सकता हूँ मैं, मतलब कि 1-2 महीने। 1-2 महीने, ठीक है। रत्नेश, डीसीबी बैंक 157, 1-2 महीने का समय है इनके पास। अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छी इसमें तेजी देखने को मिली थी, थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन चल रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसे घबराने की बात नहीं, इनको जब तक इसे 40 रुपए नीचे नहीं जाता तब तक बिल्कुल इसमें बने रह सकते हैं। थोड़ा सप्लाई 60 रुपए के आसपास में जरूर है, तो जब भी 160 रुपए के ऊपर क्लोज देगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें वापस से नई तेजी चालू हुई जो कि इसको 180 रुपए तक लेके जाएगी, तो इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अभी सीएनसी पर था रत्नेश। दूसरा कौन सा स्टॉक बोला आपने? ज्योति सीएनसी। आई थिंक गौरांग, आप देना चाहेंगे इस पे सलाह? कविता जी, क्षमा चाहूंगा, इस पर हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और राइट, चलिए, मेरे ख्याल से आज हमारे पास दर्शकों के सवाल लेने का इतना ही समय था। और रत्नेश, गौरांग, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और इस बीच एक बार जाते जाते दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने सवाल जो हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम लाइव आपके सवाल लेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं